2024 में भारत के अंदर 18वें नंबर का लोकसभा चुनाव होने वाला है। वर्तमान में जहां एनडीए यानी बीजेपी की सरकार है, वहीं 2024 के चुनाव के लिए बिहार के राजधानी पटना में 23 जून 2023 को एक बैठक होती है, जिसमें अपोजिशन के 15 पार्टी द्वारा विपक्षी एकता को दर्शाया गया और बताया गया कि किस प्रकार से वो बीजेपी के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है जिसके माध्यम से एनडीए यानी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष एक हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत में अमेरिका के तरह सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम रह जाएगा और लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 2 पार्टी ही चुनाव लड़ पाएगी, जिसमें एक बीजेपी और दूसरा अपोजिशन के एकजुट से बना गया पार्टी होगा। जिस तरह से अमेरिका के अंदर 2 पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी। इस बैठक में टोटल 32 पार्टियां आई थी, जिसमें 15 मेजर पार्टी थी। इस बैठक में आपको नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, एमके स्टैलिन और ममता बनर्जी और कई और नेता भी दिखेंगे। लेकिन ये पहली मीटिंग है जो पटना में हुई है। इसके बाद अपोजिशन के द्वारा बताया गया कि दूसरी एक और मीटिंग होने वाली है, जो कि शिमला में होगी। क्योंकि पहली मीटिंग में कोई कंफर्म डिसीजन नहीं लिया गया है, इस बैठक में सिर्फ सहमति दिखाई गई है कि भविष्य में हम सभी एक साथ रहेंगे और दूसरी बैठक जुलाई में करने का ऐलान भी किया गया है। अब बात करेंगे कि आखिर क्या क्या बातें हुई हैं इस बैठक में और वो क्या क्या साम दाम दंड भेद तरीका अपनाने वाली है अपोजिशन पार्टी 2024 के इलेक्शन में, ताकि बीजेपी को हराया जा सके। वो सभी चीजें आपको जरूर समझना चाहिए और जानना चाहिए। नीतीश कुमार के द्वारा किया गया इस बैठक में ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा अपोजिशन यूनाइटेड, जिसका मतलब है विपक्ष एकजुट। और ममता बनर्जी के द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अपोजिशन एकता दल चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को टक्कर देगी। दूसरी बात है we will fight unitedly, ये दूसरी बात है। आइए अब इसे जानते हैं कि अगर 2024 के चुनाव में ये सभी पार्टी एक हो जाती है तो फिर क्या होगा। ऐसे में एक तरफ होगी बीजेपी और दूसरी तरफ होगी सभी पार्टियों के गठबंधन से बना एक नई पार्टी। और आप जानते हैं आज कई पार्टियों की मीटिंग हुई और सब लोगों ने काफी देर तक अपनी बात उन्होंने रखी और अनेक पार्टियां जैसे आप समझ सकते हैं। ऐसा करने के पीछे का कारण ये है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये देखा गया था कि बीजेपी को जो टोटल वोट मिला था वो सिर्फ 37% था टोटल वोट का। 63% वोट तो बीजेपी को मिला ही नहीं, फिर भी बीजेपी 37% वोट के सहारे ही लोकसभा की चुनाव जीत गई। यहाँ अपोजिशन के हारने का कारण देखें तो वो है काफी सारी पार्टियों का चुनाव लड़ना, जिससे इलेक्शन में होता यह है कि 63% वोट वो इन सभी पार्टियों में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे हर अपोजिशन पार्टी को 63% का कुछ परसेंट ही वोट मिलता है। जिसे हम बीजेपी के 37% वोट से कंपेयर करें तो अन्य पार्टियों के पास बहुत कम वोट मिलता है और एकजुट के 37% वोट से बीजेपी हर बार जीत जाती है। इन सभी कारणों को देखते हुए ममता बनर्जी द्वारा ये सजेशन दिया गया कि बीजेपी को अपना वोट तो मिल ही रहा है, मगर बाकी लोगों का वोट बढ़ रहा है। इसके लिए लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं और बीजेपी अपने उम्मीदवार पूरे 543 सीटों पे उतारेगी। मगर अपोजिशन पार्टी में से जो पार्टी 2019 का इलेक्शन जिस जगह से या तो जीती हो या फिर वो सिर्फ कुछ ही वोटों से हारी हो, उनको ही सिर्फ वहां की सीट दी जाए और उनके अलावा बाकी सब लोग संयुक्त रूप से अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करें। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो 543 सीटें हैं टोटल लोकसभा के अंदर और ये पता चलता है कि कांग्रेस डायरेक्ट टक्कर बीजेपी को 250 सीटों पे दे सकती है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार इतने सीटों पे जीते थे या फिर कुछ ही वोटों से हारे थे। तो इस बार कांग्रेस अपना उम्मीदवार सिर्फ 250 जगह पे ही उतारेगी और बाकी सीटों पे ना उतार के दूसरे पार्टी को मौका देगी, जो कि इस गठबंधन वाली पार्टी में से ही एक होगी। इससे होगा कि वोट अलग अलग पार्टी में नहीं बटेगा और 37% के अलावा पूरा वोट 67% ऑपोजिशन को जाएगा और वो इलेक्शन जीत जाएगी। जैसे बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी चलता है, जहां मेजॉरिटी वोट इन्हीं 2 पार्टियों को मिलता है, मगर कुछ अन्य पार्टियां भी हैं जो कि कुछ वोट काट लेती है, जिससे किसी एक पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं रह पाती कि वो सरकार बना सके, तब जाके गठबंधन करनी पड़ती है। लेकिन ममता बनर्जी के फॉर्मूले के अनुसार बंगाल में बीजेपी तो रहेगी, मगर अपोजिशन में टीएमसी के अलावा कोई और पार्टी अपोजिशन में नहीं रहेगी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2019 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे थी। इसका मतलब 2024 के इलेक्शन में अपोजिशन के तरफ से
सिर्फ यूपी में समाजवादी चुनाव लड़ेगी और कोई भी पार्टी जैसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी नहीं उतरेगी बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश से। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लग रहा है वो उतना है नहीं, क्योंकि इसे करने में काफी चैलेंजेस और काफी नुकसान भी है। तो इससे नुकसान किन्हें होगा, अब उसकी बात करते हैं। अगर ये सभी फॉर्मूला सही बैठ गया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होगा जो कई सालों से मेहनत करके अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी पार्टी के आवाज बने हुए हैं। जैसे कि बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस की तरफ से टीएमसी को चैलेंज देकर खड़ी है। अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ अगर चुनाव लड़ने से इनकार कर देती है तो क्या होगा? जो राजनेता इतने महीनों से कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे थे फिर तो वो राजनीति ही छोड़ेंगे। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अगर अपोजिशन में सिर्फ समाजवादी पार्टी को सिर्फ मौका दे दिया गया तो जो भी कांग्रेस के राजनेता हैं जो मेहनत कर रहे हैं यूपी में अपनी पहचान बनाने के लिए, जिन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया है, अचानक उन्हें पता चलेगा कि जिनके खिलाफ वो नारे लगाते थे अब उन्हीं के लिए नारा लगाना है, तो उनका राजनीतिक करियर तो खत्म ही हो जाएगा। यहाँ कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि इस फॉर्मूले के अनुसार 2019 के नतीजे देखने पे पता चला कि कांग्रेस सिर्फ 227 सीटों पर ही या तो जीती थी या फिर सेकंड लाइन पे थी। जो कांग्रेस कभी 400 से कम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी, अचानक वो 227 पे आ जाती है। तो इससे बीजेपी को एक और मुद्दा मिल जाता है उनका मजाक बनाने का, क्योंकि बीजेपी काफी दिनों से ये कह रही थी कि कांग्रेस एक दिन खत्म हो जाएगी और वो यहाँ दिखने लगी है 400 से सीधे 227 तक के सीटों में। काफी लोग इनका मीम बनाकर इस तरह का मजाक बना रहे हैं। खैर, कांग्रेस की तरफ से बातें रखी गई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश को एकजुट होने का जरूरत है क्योंकि देश की नींव पे हमला हो रहा है। खैर, ये हमला कहाँ हो रहा है हमें तो ये कुछ नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि आने वाले कुछ समय में हम और भी बैठक करेंगे। ये जो फिलहाल शासन है वो इतिहास बदलने वाला शासन चल रहा है और हम इतिहास नहीं बदलने देंगे। इस बीच लालू प्रसाद बोल रहे हैं कि मोदी जी विदेश जाके चंदन बांट रहे हैं और देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। इस बैठक पे इन सभी मुद्दों पे बात की गई। बीच में ये सभी मीम वॉर चल रहा है और कुछ तरह के पोस्टर वॉर भी चल रहे हैं। पोस्टर कोई भी छपवा के लगा दे रहा है और अपना नाम नहीं लिख रहा है, पर जाहिर सी बात है फायदा तो एक ही पार्टी को होगा। इसी बीच अमित शाह भी जम्मू से अपना बयान देते हैं और कहते हैं कि ये लोग कभी एक नहीं हो सकते और ये एक हो भी गए तो हमें 300 सीट लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने। ईरानी जी के द्वारा भी ये कहा गया कि मैं तो इस बात से खुश हूँ कि कम से कम इन लोगों ने ये तो माना कि वो अकेले मोदी जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारी जीत तो इसी में। अब आने वाले समय में ये क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला काम करेगा या नहीं।